कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े पैसेंजर प्लेन और एक छोटे से प्राइवेट जेट के मेंटेनेंस में आखिर क्या फर्क होता है? देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे एक सिटी बस और एक फैमिली कार में फर्क होता है। एविएशन में भी कोई एयरक्राफ्ट कैसे इस्तेमाल हो रहा है, यही बात तय करती है कि उसका रखरखाव कैसे किया जाएगा। ये एक बहुत सिंपल सा आइडिया है, लेकिन इसके रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक प्राइवेट जेट जो शायद किसी कंपनी के अधिकारियों को लेकर जा रहा है, उसका मेंटेनेंस भी उन्हीं सख्त नियमों के तहत होता है जैसे एक बोइंग 737 का, जिसमें सैकड़ों पैसेंजर्स सफर करते हैं? शायद पहली नजर में लगे कि जवाब हाँ होगा, लेकिन असल में ये इतना सीधा है नहीं। तो चलिए इस काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए इसे 5 जरूरी हिस्सों में तोड़ते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक फैक्टर, पैसा, एविएशन मेंटेनेंस की पूरी दुनिया को ही बदल देता है। एविएशन की दुनिया को 2 बिल्कुल अलग अलग रेगुलेटरी यूनिवर्स में बांटने वाला जो अकेला फैक्टर है, वो है पैसा। या और भी साफ तौर पर कहें तो क्या उस उड़ान के लिए कोई पेमेंट कर रहा है या नहीं। तो ये कमर्शियल ऑपरेशन आखिर है क्या? बहुत आसान है। अगर कोई फ्लाइट पैसा या किसी और फायदे के बदले में पैसेंजर्स, कार्गो या मेल ले जा रही है, तो वो कमर्शियल है। सोचिए अपनी अगली वेकेशन फ्लाइट के बारे में, अमेज़न का पैकेज ले जाने वाले कार्गो प्लेन के बारे में, या एक प्राइवेट चार्टर के बारे में। ये सब कमर्शियल की कैटेगरी में आते हैं। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है नॉन कमर्शियल ऑपरेशंस। ये वो उड़ानें हैं जिनके लिए कोई पेमेंट नहीं ली जाती है, जैसे कोई प्राइवेट पायलट वीकेंड पर शौकिया उड़ान भर रहा है, या कोई कॉर्पोरेट जेट जो अपनी ही कंपनी के कर्मचारियों को ले जा रहा है, या फिर कोई फ्लाइंग क्लब। तो अब जब ये बेसिक फर्क समझ आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि इसका असर कानूनी जरूरतों और सरकारी निगरानी पर कैसे पड़ता है। देखिए, यहां सारा खेल एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी एओसी का है। कमर्शियल ऑपरेटर्स के लिए ये लेना एकदम जरूरी है, और ये इस बात का सबूत है कि वो सुरक्षित तरीके से ऑपरेट करने के काबिल हैं। इसके साथ ही डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से उन पर लगातार और गहरी निगरानी रखी जाती है। वहीं नॉन कमर्शियल दुनिया में किसी एओसी की जरूरत नहीं होती और निगरानी भी काफी कम होती है, जिसे प्रोपोर्शनेट या आनुपातिक कहा जाता है। और यहीं से हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो ऑपरेशनल नियम हैं, ये मेंटेनेंस की जरूरतों में इतना बड़ा फर्क कैसे पैदा करते हैं? चलिए देखते हैं। कमर्शियल एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस CAR 145 नाम के एक बहुत ही सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ही होना चाहिए। ये एक पूरी तरह से विकसित हाई स्टैंडर्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसे आप एविएशन मेंटेनेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड समझ सकते हैं। वहीं नॉन कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए नियम काफी लचीले हैं, और CAO जैसे सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को भी मेंटेनेंस करने की इजाजत होती है। तो चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं जो इन बड़े फर्कों को साफ दिखाती है। कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए DGCA से अप्रूव्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम, मैंडेटरी रिलायबिलिटी प्रोग्राम्स, और सबसे जरूरी एयरक्राफ्ट की लगातार एयरवर्थिनेस को मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कैमो की जरूरत होती है। दूसरी तरफ नॉन कमर्शियल में प्रोग्राम्स काफी सरल होते हैं, अक्सर मालिक खुद मैनेज करते हैं, और रिलायबिलिटी प्रोग्राम या कैमो जैसी कोई जरूरत नहीं होती है। तो याद रखने के लिए एक सीधा सा नियम है, पैसे को फॉलो करें। अगर पैसा इन्वॉल्व है तो सख्त नियम लागू होंगे। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी AOC, एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, CAR 145 मेंटेनेंस, ये सब कुछ जरूरी हो जाता है। तो जब हम प्रोपोर्शनेट या सिंप्लीफाइड कहते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कम कागजी कार्रवाई, ज्यादा लचीले मेंटेनेंस इंटरवल, और यहां तक कि मालिकों को अपने खुद के मेंटेनेंस प्रोग्राम्स को मैनेज करने की इजाजत देना। ये सब नॉन कमर्शियल उड़ानों के कम जोखिम वाले प्रोफाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये फर्क सिर्फ कागजों या नियमों तक ही नहीं है, ये स्टाफ पर भी लागू होता है। कमर्शियल मेंटेनेंस के लिए स्टाफ को खास एयरक्राफ्ट टाइप्स के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और लाइसेंस की जरूरत होती है। वहीं नॉन कमर्शियल सेक्टर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और उनके अधिकार का दायरा भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये 2 अलग अलग दुनिया बनाई ही क्यों गई हैं? इसका जवाब एक ही चीज में है, पब्लिक रिस्क का लेवल। कमर्शियल ऑपरेटर्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी SMS जरूरी होता है। ये एक प्रोएक्टिव सिस्टम है जो जोखिमों को पहचानने और उन्हें कम करने के लिए काम करता है, जबकि नॉन कमर्शियल सेक्टर में ये जरूरी नहीं है और एक वॉलंटरी सेफ्टी कल्चर पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये चार्ट पूरी कहानी को साफ साफ दिखाता है। कमर्शियल उड़ानों में पब्लिक का रिस्क कहीं ज्यादा होता है, और इसी वजह से रेगुलेशंस भी उतने ही सख्त होते हैं। नियम बस जोखिम के अनुपात में होते हैं।
चलिए अब इस पर आते हैं कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है, खासकर उन लोगों के लिए जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के फील्ड में काम करते हैं। एक मेंटेनेंस प्रोफेशनल के लिए इन दो दुनियाओं के बीच का फर्क जानना बेहद जरूरी है। गलत नियम लागू करने से न सिर्फ सर्टिफिकेशन में गलतियां हो सकती हैं, बल्कि ये सीधे सीधे एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और उसकी लीगैलिटी पर भी असर डालता है। बात यह है कि हर बार हर फ्लाइट के लिए सही प्लानिंग और सुरक्षित ऑपरेशन सुनिश्चित किया जा सके। तो आखिर में बात यह है कि भले ही नियम और प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों ही दुनियाओं में एक ही मकसद सबसे ऊपर रहता है, एविएशन सेफ्टी को सुनिश्चित करना। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल हमेशा एक ही है, हर किसी को सुरक्षित रखना। और हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जैसे जैसे एविएशन, एयर टैक्सी और ड्रोन्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ रहा है, रेगुलेटर्स सख्त पब्लिक सेफ्टी और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले लचीलेपन के बीच सही बैलेंस कैसे ढूंढेंगे? ये एविएशन के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही ये तय करेगा कि हम आने वाले कल में कैसे उड़ान भरें।